आम बजट पेश होने में अब चंद घंटे रह गए हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग पर इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। बात करेंगे आज आपके निवेश पर और साथ ही आने वाले बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं। इस पर टैक्स और फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। टैक्स पर बातचीत करने के लिए मिस्टर कृष्ण मल्होत्रा, हेड टैक्सेशन, अमरचंदन मंगलदास हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल है। साथ ही डॉक्टर सुरेश सुराना, फाउंडर RSM एस्टीट्यूट कंसल्टिंग। साथ ही म्यूचुअल फंड्स पर बातचीत करने के लिए अभिनव अंगरीश, MD है इन्वेस्ट ऑनलाइन के। सभी इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ शामिल हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत टैक्सेशन फंड से ही करेंगे। मिस्टर मल्होत्रा, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि आम आदमी इस बार के बजट से किस तरह की उम्मीदें रखे। हर बार की तरह इस बार भी टैक्सेशन फ्रंट पर डेफिनेटली एक विश लिस्ट है कि 80C की सीमा बढ़े, इंडिविजुअल टैक्स स्लैब बढ़े, बट ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आपको सम अप करना हो कुछ पॉइंट्स में कि की पॉइंट्स कौन से रह सकते हैं इस बार के बजट में? देखिए, इस बार ये एक्सपेक्टेड है कि इस बार इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली ये होना चाहिए। जो बजट है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। कुछ हद तक आम आदमी को दिमाग में रखते हुए जो जहां से रिलीफ हो सकती हैं, आई थिंक गवर्नमेंट उसमें कमिटेड रहेगी। मैन्युफैक्चर इन इंडिया की जहां बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री के और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए जो इंसेंटिव्स देने होंगे, आई थिंक वो बहुत जरूरी हैं। और अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो सेफ, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबल डेस्टिनेशन इंडिया को बनाने के लिए जो भी रेलिवेंट चीजें होंगी, इस चीज को प्रमोट करने के लिए, सर्टनिटी के लिए, आई थिंक ये बहुत ये जरूरी है। तो ये इस बजट में ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होगा। लोगों को जहां रिलीफ दे सकते हैं, आई थिंक वो दी जाएगी। इंडिविजुअल में लास्ट ईयर 50,000 की रिलीफ मिली थी। अब क्या इस साल फिर 2.5 लाख से 3 लाख होगा, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि 50,000 की रिलीफ देने का मतलब 15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें रिलीफ नहीं दी जाएगी तो जो कई चीजों की लिमिट्स, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस हैं 15,000 रुपए के, कब से चल रहे हैं 15 साल से, वो इंक्रीज होने चाहिए। जो प्रीमियम्स के ऊपर हमारी 35,000 है, शेयर्स को 90 किया जाए। इस तरह के कई ऐसी लोअर लिमिट्स हैं जहां पे जिनकी आज उनकी वैल्यू नहीं रही, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो चुका है, उन लिमिट्स की कोई वैल्यू नहीं दिखती है। उसमें मुझे लगता है कि कुछ मुनाफा दिया जाएगा कि जिससे कि एक इंडिविजुअल आदमी को उसका बेनिफिट जरूर मिले। जी, इनफैक्ट आपने स्मॉल डिडक्शंस की बात की, एक बार नजर डाल लेते हैं कि फिलहाल जो छोटी बचत होती है, यानी कि जो छोटे टैक्स डिडक्शंस हमको मिल रहे हैं, उस पर कितनी छूट है। अगर हम एजुकेशन अलाउंस की बात करें, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें, ये सब बहुत पहले इनकी सीमाएं तय की गई थी और काफी समय इसमें कोई रिविजन नहीं हुआ है। डॉक्टर सुरेश सुराना हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सुराना, आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि अगर हम फिगर्स की बात करें तो मौजूदा ट्रांसपोर्ट अलाउंस की सीमा अब भी 800 रुपए प्रति माह है। साथ ही चिल्ड्रन अलाउंस की सीमा भी मात्र 100 रुपए प्रति माह है, यानी कि जो टैक्सेबल लिमिट की बात कर रहे हैं। बिसाइड्स दैट, अगर हम ट्यूशन फीस की भी बात करें, वो अब भी 80C के अंदर ही आता है। एज ऑफ नाउ ये डिडक्शंस बहुत छोटे हैं, इस पर शायद रिवीजन करने की जरूरत है। एज अ टैक्स एक्सपर्ट आप क्या मानते हैं, किस हद तक बढ़ाई जानी चाहिए ये सारी लिमिट्स? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें ये जो कई सारी लिमिट्स है, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस 800 रुपया महीना, अब कम से कम 2,500 रुपया महीना होना चाहिए। और कई जो बहुत छोटे अलाउंस है, जैसे चिल्ड्रन अलाउंस है 100 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ। सिमिलरली अगर माइनर चिल्ड्रन की इनकम क्लब होती है पेरेंट्स के साथ में, तो उसमें 1,500 रुपये तक एग्जेम्पशन है। तो या तो इस तरह के छोटे छोटे जो प्रोविजन है उनको निकाल देना चाहिए। और जब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जैसे पहले अभी उन्होंने बताया मल्होत्रा साहब ने, कि 2.5 लाख से 3 लाख अगर होती है, और उसके साथ में अगर आप 80C की लिमिट भी अगर 1.5 लाख से 2 लाख कर देते हैं, तो कई छोटे छोटे ऐसे डिडक्शन है, उनको आप निकाल भी सकते हैं। सिमिलरली 87A में जैसे रिबेट 2,000 रुपए की रिबेट है, तो जिन लोगों की 5 लाख से कम इनकम है उनको 2,000 रुपए की रिबेट मिलती है। तो ऐसे कई बहुत छोटे छोटे प्रोविजंस हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसकी कॉस्ट है, उसमें एफर्ट जो इन्वॉल्व है, उसके सामने बेनिफिट इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की लिमिट जरूर उसको बढ़ा के 800 रुपए से 2,500 रुपए महीने का उसको किया जा सकता है। जी, इनफैक्ट अभिनव, आपने जो सजेशन शेयर किए हैं जी बिजनेस के साथ, तो उसके तहत ही कुछ पॉइंट्स हमने बनाए हैं। उसके आधार पर आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही स्मॉल डिडक्शंस को लेकर। इसके अलावा पेंशन प्लान्स पर भी थोड़ी सफाई की जरूरत है, उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत है। आपके पास जो सजेशन हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करें, और साथ ही पेंशन प्लान्स को कैसे और अट्रैक्टिव बना सकती है सरकार? देखिए, प्राइमरीली जो आपके शॉर्ट टर्म गेन्स है, लॉन्ग टर्म गेन्स भी हैं, एज लॉन्ग एज ये यहाँ ही रहे या इससे कम हुए तो बेटर है फॉर दी इन्वेस्टर्स, बिकॉज काफी इन्वेस्टर फोकस्ड गवर्नमेंट है ये।
पेंशन प्लान्स के प्रति अगर आप इसको और ओपन करें एंड लेट इट बी मैनेज प्राइवेट, लेकर प्राइवेट मैनेज करने दें, जैसे आप बाकी सब म्यूचुअल फंड्स या ईएलएसएस स्कीम्स भी मैनेज होती हैं, तो आई एम श्योर कि इसमें काफी आपको इन्वेस्टर्स को फायदा हो सकता है। जैसे एनपीएस स्कीम भी है, इसमें रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, तो इसलिए और इनकी रीच भी नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन आइडियाज नहीं है, तो ये इन्वेस्टर्स तक पहुंच नहीं पाते हैं वेरी इजीली। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स को भी ऑप्शन दें कि वो पेंशन स्कीम्स रन करें और इसको प्राइवेटली मैनेज करने दें, तो डेफिनेटली काफी फायदा होगा। अगर आप एटीसीसी-जी का भी बेनिफिट्स देखें तो आई थिंक वो काफी छोटा सा बेनिफिट है, जो आज तक भी इतना अच्छा उसको एक्सपोजर नहीं मिला है। उसकी लिमिट्स कुछ बढ़ा सकें तो भी काफी फायदा हो सकता है। इनफैक्ट हम 5 कॉमन एक्सपेक्टेशंस, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस है, उसकी बात करते हैं। एचआरए एक इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इग्नोर हो जाता है। एज अ टैक्स एक्सपर्ट मिस्टर मल्होत्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे एचआरए पर जो फिलहाल कैप है उसमें रिवीजन की काफी जरूरत है। काफी बड़ा तबका है जो रेंटल पर रहता है, क्योंकि कहीं और रहते हैं आप, लेकिन नौकरी आप कहीं और करते हैं। इसके अलावा हमने स्मॉल डिडक्शंस की बात की, और प्लस 80C का दायरा बढ़ाने की भी बहुत जरूरत है एज ऑफ नाउ। बिसाइड्स दैट एक ऐसी भी खबर है कि शायद म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश होता है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 साल के बजाय अब 3 साल कर दिया जाए। हालांकि ये स्पेकुलेशन है, कल बजट आने वाला है और देखना होगा कि वहां पर क्या अनाउंसमेंट निकल के आती है। लेकिन अगर ऐसा होता है, कितना ये इम्पैक्ट कर सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग को? एज अ टैक्स एक्सपर्ट आप क्या मानते हैं? देखिए, 2 चीजें, जैसे अभी उन्होंने बात की कि जो पेंशन है उसके अंदर एटीसीसी-सी और एटीसीसी-डी, ये 2 और सेक्शन है जिसमें पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस 1.5 लाख की एटीसी लिमिट में रखी है। तो अगर पेंशन के बिल लेकर आ रहे हैं और पेंशन को प्रमोट किया जा रहा है, तो आई थिंक इस लिमिट को हमें सर्टनली इंक्रीज करना चाहिए। जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो आर्बिट्रेज फंड का, आज की डेट में अगर आप आर्बिट्रेज फंड करते हैं उसको इक्विटी फंड माना जाता है। उसमें आप जो आपका इन्वेस्टर होता है, जो मैनेजर होता है, वो आपके बिहाफ पे शेयर्स को खरीदता है। फ्यूचर्स, जो भी मार्केट के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उसकी सेलिंग एंड बाइंग करता है। उसके ऊपर आज उसको इक्विटी का दर्जा दिया जाता है, उसमें 12 मंथ्स का ही कंसीडर किया जाता है। और अगर इस केस में इसको भी अगर डेट फंड के अकॉर्डिंगली 36 मंथ्स का प्रोविजन लेकर आएंगे, तो सर्टनली इसमें इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि यही एक आर्बिट्रेज फंड एक ऐसा फंड रह गया है जिसमें लोग कुछ अपने आप को फ्लेक्सिबल रखने के बाद भी 12 मंथ्स का लॉन्ग टर्म का जो उनको जो बेनिफिट मिलता है, दे कैन अवेल। तो अगर आर्बिट्रेज फंड को भी इस तरीके से इस तहत लेकर आएंगे, उसको दे विल ब्रिंग इट एट पार विद डेट फंड, तो उसका सर्टनली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में एक इंडिविजुअल के एंगल से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। डॉक्टर सुराना, इनफैक्ट आपके भी कमेंट्स हम चाहेंगे। ये 2 अलग अलग खबरें, हालांकि अभी कुछ इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अब कल ही होगा, लेकिन जैसे कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, एक तो आर्बिट्राज फंड्स को लेकर ट्रीटमेंट चेंज हो सकता है, उनको भी डेट कैटेगरी में डालने की तैयारी फिलहाल की जा रही है। और साथ ही साथ इस तरह की भी खबरें हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की सीमा 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसका यह भी है कि म्यूचुअल फंड्स में फिलहाल जो ईएलएसएस कैटेगरी होती है उसमें 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिलती है, लेकिन सभी म्यूचुअल फंड्स में निवेश 1 लाख तक पूरी तरह से टैक्स छूट देने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है, कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? और टैक्स स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है डेट और म्यूचुअल फंड्स दोनों का ही, एज एन एक्सपर्ट आप क्या मान रहे हैं? क्या ये पॉजिटिव होगा डेवलपमेंट, या फिर इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं? जहां तक आर्बिट्रेज फंड का सवाल है, वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका वो भी निभाते हैं कि पर्टिकुलरली जो अलग अलग मार्केट्स हैं या अलग अलग मैच्योरिटी के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें अलाइनमेंट रहे, बहुत ज्यादा गैप नहीं रहे, ताकि इन्वेस्टर कोई भी प्लेटफॉर्म पे खरीदे, चाहे बीएसई, एनएसई या और भी कोई उसमें फ्यूचर्स में, तो उसमें प्राइस डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक बड़ा अपने आप में विवाद वाला सब्जेक्ट है कि उसको आप डेट फंड ट्रीट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो इक्विटी मार्केट में ही ऑपरेट करते हैं। जहां तक दूसरा सवाल है कि म्यूचुअल फंड में अगर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टाइम है, अगर उसको 1 साल से बढ़ा के 3 साल बढ़ा देते हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत नेगेटिव होगा, क्योंकि आज जिस तरह से कंसेशनल टैक्स रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है, और अगर 3 साल का पीरियड इक्विटी मार्केट के हिसाब से बहुत लंबा पीरियड होता है, तो वो मैं इतना पॉजिटिव नहीं समझता उसको। और एटीसी की लिमिट में अगर जो 1.5 लाख की लिमिट है उसको बढ़ाते हैं और उसमें अगर उसमें म्यूचुअल फंड यूनिट्स को भी इंक्लूड करते हैं, ये डेफिनेटली पॉजिटिव है। जैसे कि पहले बात हुई, इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है। अभी जो आगे ग्रोथ है वो इन्वेस्टमेंट लेड आगे जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो इसके लिए
और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो सेविंग्स का रेशियो है वो ऑलमोस्ट 3 साल में 33% से कम होकर 30% हो गया है। तो अगर सेविंग्स अगर नहीं होगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आगे ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होगी। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अगर पॉजिटिव होगा अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एटीसी की लिमिट में डाल देते हैं। जी अभिनव, आप क्या राय रखते हैं एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट? आपने कुछ सजेशंस इनफैक्ट दिए थे, उसमें आपने राजीव गांधी स्कीम का भी जिक्र किया कि एज ऑफ नाउ जो 25,000 की छूट उसमें मिलती है उसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत है और उस लिमिट को डबल कर देना चाहिए, 50,000 तक कर देना चाहिए। बट बिसाइड्स दैट आई थिंक आपके पास और भी कुछ सजेशंस हम चाहेंगे आप दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, फर्स्टली आई जस्ट कम बैक ऑन द आर्बिट्राज फंड्स। आर्बिट्राज फंड्स या आप जो इसके पहले लॉन्ग टर्म पे भी बात कर रहे थे, म्यूचुअल फंड्स और इक्विटीज को अलग ट्रीट करने का कोई सेंस नहीं है। दोनों इंस्ट्रूमेंट्स वही हैं, वही इन्वेस्ट करते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप 3 साल तक के लिए उसको टैक्सेबल करेंगे लॉन्ग टर्म, तो उसमें कोई सेंस बनता नहीं है। अगर आप वो सेम चीज इक्विटी में भी करेंगे तो आप समझ सकते हैं आप क्यों कर रहे हैं, अदरवाइज इट डज नॉट मेक एनी सेंस। दूसरा, इट इज वेरी नेगेटिव फॉर द मार्केट अगर ये करते हैं स्पेसिफिकली कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखें, बिकॉज इट विल इम्पैक्ट द मार्केट इन अ वेरी बिग वे। एटीसीसीजी डेफिनेटली आई थिंक लिमिट बढ़ानी चाहिए, बिकॉज काफी कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है कि आपकी अगर इनकम 10 लाख से नीचे है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं। थोड़ा सा इस पे फ्लेक्सिबिलिटी रहे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग सेविंग्स करें और इक्विटी में इन्वेस्ट करें, लिमिट बढ़ाने से थोड़ा फर्क पड़ेगा, बिकॉज अभी इस पे 25,000 का कैप है जो आप बेनिफिट ले सकते हैं। थोड़ा सा अगर लिमिट बढ़ाएंगे एंड क्लबिंग इट विद अदर एटीसी बेनिफिट्स एंड एटीडी विल मेक अ वेरी बिग इम्पैक्ट हियर। इनफैक्ट आई थिंक ऑन द अदर साइड आई होप अभिनव, समय की थोड़ी कमी है और हमें यहाँ पर कृष्ण सर की भी राय लेनी होगी। आपके क्लोजिंग कमेंट्स क्या होंगे कृष्ण सर? कुछ सजेशंस आप देना चाहेंगे, क्योंकि होम लोन को लेकर भी स्पेकुलेशन है कि जो अतिरिक्त छूट का प्रोविजन 80EE में आया था वो शायद एक्सटेंड हो सकता है, हालांकि अनाउंसमेंट अभी आना बाकी है। आप क्या मानते हैं? नहीं, वो बिल्कुल एक्सटेंड होना चाहिए, वो बहुत यूजफुल है। और एक चीज मैं और कहूंगा कि आज की डेट में अगर आप इनकम टैक्स के प्रोविजंस देखें, अगर आपने एक हाउस प्रॉपर्टी पे, अगर आपने एक हाउस पे लोन ले रखा है, अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसमें आपकी 30,000 की लिमिट है, लेकिन अगर आपने उसको लेट आउट किया हुआ है तो उसमें उन्होंने 1.5 लाख की लिमिट रखी हुई है। तो ये एक अनॉमली है। तो अगर आप चाहते हैं कि हाउसिंग सेक्टर प्रमोट हो, लोगों का अगर घर नहीं है, अगर वो अपना घर बनाते हैं, लोन लेके बनाते हैं, तो उसकी जो डिडक्शन है 30, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो चाहे वो लेट आउट हो, वो लिमिट इंक्रीज होनी चाहिए 30,000 से। अब वो 1,50,000 की लिमिट बहुत देर से है। तो अगर इस सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं और एक ऑर्डिनरी आदमी जिसके पास घर नहीं है उसको आप परस्यू करना चाहते हैं कि वो अपना घर बनाए, तो और वो लोन की फैसिलिटी को अवेल करे, तो आई थिंक ये लिमिट 1.5 लाख की भी बढ़नी चाहिए और जो 30,000 की करंट लिमिट है उसको भी इंक्रीज करके एट पार 150 या अगर 2 लाख इंक्रीज होती है उस लेवल पे इनको लेके आना पड़ेगा। चलिए, तो कम समय में हमने कई सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश की है। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए। कृष्ण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिनव, म्यूचुअल फंड्स पर भी अपनी राय रखने के लिए, और साथ ही डॉक्टर सुराना, आपका भी शुक्रिया कीमती समय जी बिजनेस के लिए निकालने के लिए। फिलहाल मनी गुरु में इतना ही, लेकिन बजट की कवरेज लगातार जारी है, तो देखना ना भूलें। लगातार हम आपको बता रहे हैं बजट आसान भाषा में, सरल शब्दों में। हमें दीजिए इजाजत।